मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे नेचर में 115 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ठीक, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स की और कुछ नॉन मेटल्स की कई बार डिफरेंट भी होती हैं, मोस्टली डिफरेंट होती हैं, लेकिन कई बार सेम भी होती हैं, जिनको हमने एक्सेप्शंस का नाम दिया। मतलब कि अगर हम नॉन मेटल्स में की बात करते हैं, अगर उनके अंदर प्रॉपर्टीज मेटल्स वाली हैं, देन दे आर द एक्सेप्शंस। तो इस चैप्टर में हमें मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज को रीड आउट करते समय, स्टडी करते समय एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो हम सबसे पहले जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि मेटल्स को नॉन मेटल से अलग करती हैं। जिनमें पहली आ जाती है लस्टर। मेटल्स में शाइनिंग सरफेस प्रेजेंट होती है, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कुछ एक्सेप्शंस होंगे मेटल्स में भी और नॉन मेटल्स में भी, जिन पर हमें खास ध्यान देना है। तो नॉन मेटल्स में आयोडीन लस्ट्रस होता है। उसके बाद में हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट, देखो फिर से एक्सेप्ट आ गया, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। दे कैन बी इजीली कट विद नाइफ, नाइफ से इजीली काट सकते हैं हम इनको। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, जो कि सबसे ज्यादा हार्ड होती है। मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड। नॉन मेटल्स सॉलिड्स एंड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। ब्रोमीन का हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट। देन मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी का मतलब हो गया कि मेटल्स को जब हम थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, देन दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी, जिसमें गोल्ड हाईएस्ट मैलिएबल होता है। सबसे ज्यादा मैलिएबल जो एलिमेंट होता है दैट इज गोल्ड। 9th में हमने रदरफोर्ड सिल्वर फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। तो गोल्ड फॉइल रदरफोर्ड ने चूज इसलिए की थी बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट मैलिएबल प्रॉपर्टी। उसके बाद में आ जाता है नॉन मेटल्स, दे आर जनरली नॉन मैलिएबल। देन डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब हो गया अगर हम मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, थिन वायर में हम उनको थिन वायर बना देते हैं, जैसे कॉपर की वायर बन जाती है, सिल्वर की वायर बना सकते हैं, आयरन की बना सकते हैं, then that property it is known as ductility. Non-metals they are generally non-ductile except graphite. Graphite क्या होता है? Graphite जैसे पेंसिल में ग्रे कलर का आप लोग लीड देखते हैं जिससे आप लिखते हैं, that is made up of graphite. Brittle होता है, soft होता है, but still we can make still it is ductile in nature. मतलब उसको हम बहुत पतला, बहुत ही पतली फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम उसमें से हम उसको जनरली लिखने के काम में लेकर आते हैं। उसके बाद में आ जाता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। करंट क्या होता है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो इजीली करंट की फॉर्म में फ्लो करते हैं इनसाइड द कंडक्टर्स। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली जैसे एग्जाम्पल हो जाता है सिल्वर एंड कॉपर, दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, जिसमें सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कॉपर आता है। लेड, मरकरी दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट इट इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर कैसे है कि नॉर्मल जो इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो ग्रेफाइट के बनते हैं, और अगर इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ग्रेफाइट क्या है? इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म, सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन which is a good conductor of electricity. Then density, generally they have high density and high melting point. Metals except sodium and potassium, again except मतलब exceptions है ये, सोडियम एंड पोटेशियम की डेंसिटी बहुत कम होती है एंड मेल्टिंग पॉइंट इनका, लेकिन सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, डेंसिटी कम होती है इसकी। नॉन मेटल्स दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सोनोरस जो एक साउंड प्रोड्यूस करती है ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द हार्ड surface. So metals are sonorous while non-metals they are non-sonorous. Oxides, metallic oxides they are basic in nature, non-metallic oxides they are acidic in nature.
इस प्रॉपर्टी को हम अभी जब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तो मैं इस प्रॉपर्टी को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद में आ जाते हैं मेटल्स, दे फॉर्म एलॉयज। नॉन मेटल्स एलॉयज नहीं बनाते, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स कार्बन और फास्फोरस ऐसे हैं जो मेटल्स के साथ में मिलकर एलॉयज बना देते हैं। मेटल्स दे आर जनरली insoluble in liquid solvents, while non-metals they dissolve in many liquid solvents, जैसे सल्फर डिजोल्व हो जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में CH2 में, और आयोडीन डिजोल्व हो जाता है क्लोरोफॉर्म के अंदर। मेटल्स क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं और कैटायन बना देते हैं, पॉजिटिव आयन बना देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वहां पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और उसे हम कहते हैं एनायन, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स एनायंस कैटायंस सॉरी मेटल्स जो कि कैटायंस बनाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर वो कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं। कैटायंस हमेशा कैथोड पर जाते हैं और एनायंस हमेशा एनोड पर जाते हैं। ना ये समरी है थोड़ी सी एक्सेप्शंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने स्टडी की थी, आप लोग एक बार इसको देख लेना। ये बहुत वही है जो कि अभी मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया था। ना व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपेयर कैसे करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, हम इनको वाटर के साथ में रिएक्ट करवा देंगे। जब वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो बना देंगे ये हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर। हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में जब मैंने आप लोगों को वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड ये दो कैटायन और एनायन दो आयंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर बेस के साथ में प्रेजेंट है हाइड्रोक्साइड, और जहां पर भी हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो हो जाएगा बेसिक, जहां पर भी हाइड्रोजन आयन होगा वो हो जाएगा एसिडिक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है तो क्या हो गया, ये हो गया बेसिक। ठीक है, अब यहाँ पर हम नॉन मेटल्स पर आ जाते हैं। नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तो बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम इनको वाटर के साथ में रिएक्ट करवा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, वाटर के साथ में डिसॉल्व करेंगे तो ये एसिड बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन आयन जहां पे प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा एसिडिक इन नेचर, हाइड्रोक्साइड आयन जहां पे प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा बेसिक इन नेचर। जितनी भी हाइड्रोक्साइड्स हैं अगर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं एल्कली। सारे हाइड्रोक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, सिर्फ कुछ होते हैं जिनमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये आ जाएंगे एल्कली। बाकी के जितने भी होते हैं वो एल्कली नहीं है। अब देखो जो मैंने कुछ एक्सेप्शंस फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताए थे जिनमें एक सोडियम और पोटेशियम था, ये यहाँ पर भी अगर रूम टेम्परेचर पर रखे जाते हैं सोडियम एंड पोटेशियम तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, हाईली रिएक्टिव होते हैं। रूम टेम्परेचर पर अगर हम इन्हें निकाल देते हैं तो तुरंत ये फायर कैच कर लेते हैं, आग लग जाती है इनके अंदर। इसीलिए इनको हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स में मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में ऑन हीटिंग। जब तक हीट नहीं होगी तब तक मैग्नीशियम का कोई रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में नहीं होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग में जिंक बर्न कर जाएगा। जिंक क्या है, मेटल है, नॉर्मली कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता है जिंक, मैग्नीशियम भी कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम कब रिएक्ट करेगा, जब हम इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में। जिंक कब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, जब इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे। ठीक है, अच्छा वाटर का रिएक्शन मैंने अभी नाम लिया था, अब इसके बाद में वाटर का ही रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं मैग्नीशियम और जिंक दोनों ही बताऊंगी अभी आपको। आयरन जनरली बर्न नहीं करता है एयर में, लेकिन अगर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया जाए फ्लेम के ऊपर तो वो बहुत तेजी से, जैसे एक चटाक चटाक की आवाज आती है ना, इस तरीके से जलेंगी वो। तो स्प्रिंकल्स जो हैं आयरन के स्प्रिंकलर्स या स्प्रिंकल्स बहुत तेजी के साथ में बहुत विग्रसली जलते हैं जब भी हम उनको फ्लेम के ऊपर डालते हैं। लेकिन एयर में जनरली अगर हम आयरन कितनी भी देर तक पड़ा रहे
कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं जलेंगी। इसके बाद में आ जाता है कॉपर, विच इज अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। कॉपर एयर में बर्न नहीं होता। बर्न क्या होता है, अगर हम इसको हीट भी कर देंगे तो एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड लेयर बन जाएगी सरफेस के ऊपर। एक्टिविटी थी हमारे सिलेबस में जब हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन था जिसमें कॉपर को बर्न किया था ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना। तो वहां पर एक लेयर बन गई थी कॉपर ऑक्साइड की सरफेस के ऊपर। तो ये सेम एक्टिविटी है यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक का। एक्चुअल में एल्यूमिनियम भी क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट आल्सो एक्ट्स एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लेकिन हम एक ही एग्जांपल लेके चलेंगे यहाँ पर, वो एग्जांपल है जिंक का। जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, बेसिक ऑक्साइड है। कैसे प्रूव करेंगे, जब भी एसिड के साथ में कोई ऑक्साइड रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा तब वो ऑक्साइड हो जाएगा बेसिक। मतलब एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड होगा, बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि जो हमारा ऑक्साइड है, सपोज हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, तो ये जिंक ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक। अगर जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तब ये होता है बेसिक ऑक्साइड, और जब जिंक ऑक्साइड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तब ये एक्ट करता है एसिडिक ऑक्साइड की तरह। बेसिक ऑक्साइड है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, एसिडिक ऑक्साइड है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अब देखो यहाँ पर इस जगह पर जो सॉल्ट बना है दैट इज सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, दिस रिएक्शन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक ऑक्साइड जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में बेस के साथ में रिएक्ट करता है एसिडिक ऑक्साइड की तरह से एक्ट करेगा और बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। दिस इज एन एसिडिक सॉल्ट। Now what happens when the metals they react with water or non-metals when they react with water? Actually metals जब water के साथ में react करते हैं तो बनाते हैं metal oxides and metal hydroxide और साथ में liberate होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ में या स्टीम के साथ में रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। अब हाइड्रोजन गैस बनेगी क्यों नहीं, उसका भी रीजन है। नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, ये एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ये लेते हैं। जो खुद इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है वो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है। सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन आयन जब भी नॉन मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिवाइड हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। एच आयन और ओ एच आयन में आयनाइज होगा। अब ये जो एच आयन है, एच आयन को एक एच आयन और चाहिए हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, जो कि नॉन मेटल्स नहीं दे सकते। अब क्यों क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो खुद ही भी इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, इसलिए वो हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, जिसकी वजह से जो गैस है हाइड्रोजन गैस वो नहीं बनती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नाउ अब देखो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जब भी ये कोल्ड वाटर के साथ में अगर हम इनके साथ में रिएक्शन करवा दें तो बहुत इतना विग्रस रिएक्शन होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन इट इमीडिएटली कैचेस फायर, ये तुरंत आग पकड़ जाती है। लेकिन कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ में विग्रस नहीं है, इट इज अ स्लो रिएक्शन और इतना ज्यादा वायलेंट भी नहीं है कि हाइड्रोजन आग पकड़ जाए या हाइड्रोजन जो है ना फायर कैच कर जाए, ठीक। उसके बाद में मैग्नीशियम, मैंने अभी पीछे ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम और जिंक का रिएक्शन बताया, कहा था कि मैं वाटर के साथ में अभी डिस्कस करूंगी आपके लिए। तो मैग्नीशियम क्या है, ये हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ में। जिंक रिएक्ट करता है स्टीम के साथ में, एल्यूमिनियम आयरन और जिंक ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी एक एक्टिविटी है आप लोगों के सिलेबस में कि हम एक इस तरीके से टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे ग्लास वूल लिया, ग्लास वूल को हमने हीट प्रोवाइड की विद द हेल्प ऑफ लैंप या बर्नर। यहाँ पर हमने एक मेटल सैंपल ले लिया, मेटल सैंपल को भी हम हॉट करते हैं, गर्म कर देते हैं, और जब यहाँ से जब बर्नर से हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो
ग्लास वूल में जो वाटर प्रेजेंट है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम जब इस मेटल के ऊपर से पास करती है तो एक गैस बनती है। गैस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस बीकर में आ जाती है। बीकर में प्रेजेंट है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में बबल्स फॉर्म होते हैं, बबल्स राइज करते हैं ऊपर की तरफ। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू हम उन बबल्स को, उस गैस को कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद बर्निंग मैच स्टिक लेकर आते हैं। अगर वो पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है, इसका मतलब जो गैस है दैट इज द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आती है, तो आप लोगों को इसे बहुत ध्यान से करना है ना। ये मैंने आपको बता दिया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी कैल्शियम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो फ्लोट करने लगता है वो वाटर की सरफेस के ऊपर। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी कैल्शियम वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो अपने साथ में वो ऊपर की तरफ उठेगी, मतलब कि वो राइज करेगी क्योंकि इट इज लाइटर, लाइट होती है वो। जब अपने साथ उठती है तो कैल्शियम के जो पार्टिकल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस के साथ में स्टिक हो जाते हैं। मतलब कि कैल्शियम मेटल के पार्टिकल्स हाइड्रोजन गैस के साथ में स्टिक हो जाएंगे, और स्टिक होकर वो जब हाइड्रोजन गैस वाटर के सरफेस के ऊपर आती है तो उसके साथ में फ्लोट करने लगते हैं। तो हम बबल्स ऑफ कैल्शियम मेटल को फ्लोट करते हुए देखते हैं ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर। ये सारे रिएक्शंस हो गए। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। मैग्नीशियम, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो मैग्नीशियम पहले रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ में, एल्यूमिनियम करेगा स्टीम के साथ में, और आयरन भी करेगा स्टीम के साथ में। नाउ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स? देखो, मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ में मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। सिंपल सा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से सोडियम को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाएंगे तो बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है? मेटल्स को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ में करेंगे, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बार नॉन मेटल्स पर आ जाते हैं। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाइड्रोजन गैस लिबरेट ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सेम रीजन है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रॉन्स जब लॉस नहीं होगा नॉन मेटल्स में, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। और जहां पर भी नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकते, और हाइड्रोजन गैस को अगर लिबरेट नहीं कर सकते मतलब हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, और जब हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी इसका मतलब क्या है? नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। Non-metals being acceptor of electrons cannot give electrons to the hydrogen ions of the acid to reduce them to hydrogen gas, and hence the non-metals are not able to displace hydrogen ions from acids to form hydrogen gas. This is the reason. Now, मैंने कहा था कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। मेटल्स जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो बनती है, लेकिन क्योंकि नाइट्रिक एसिड इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करता है? हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू वाटर। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू वाटर और खुद रिड्यूस हो जाता है इन तीनों में, N2O, NO एंड NO2, डाइनाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप के जो ऑक्साइड बनते हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मेटल के ऊपर, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन के ऊपर एंड कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 के ऊपर। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मेटल्स HCl H2SO4 के साथ में इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, लेकिन जब भी नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस जैसे ही बनती है तुरंत नाइट्रिक एसिड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू वाटर और खुद रिड्यूस हो जाता है इन तीनों के अंदर, N2O, NO और NO2। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैग्नीशियम, मैग्नीज ये रिएक्ट करते हैं वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया, मतलब हमने इसमें पानी ज्यादा मिला दिया। जब पानी ज्यादा मिला दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंसंट्रेशन कम हो गई HNO3 की। कंसंट्रेशन कम होगी तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा और ये आराम से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। रेट ऑफ फॉर्मेशन बबल्स फास्टेस्ट होता है मैग्नीशियम में, मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। अब देखो
नॉर्मली क्या है, गोल्ड प्लेटिनम ये नोबल एलिमेंट्स कहे जाते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, नॉन रिएक्टिव है, कहीं पर भी रिएक्ट नहीं होते, किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर इनको भी पिघलाना है तो इनकी दोस्ती को तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, HNO3 कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड HCl ये दोनों मिलके एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया 1:3 के कॉम्बिनेशन में होता है, 1 पार्ट HNO3 का और 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl का। ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, जनरली जो घर में ज्वेलरी को चमकाने के लिए, ज्वेलरी को पॉलिश करने के बहाने से जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, एक्वा रिजिया लेकर आते हैं और इसमें आपके मम्मी की, दादी जी की, किसी की भी जो गोल्ड की ज्वेलरी है उसको डिप करते हैं, डिप करने के बाद बाहर निकालते हैं तो वो हमें पॉलिश रखती है। एक्चुअल में ऊपर की लेयर उसमें से उतर चुकी होती है ना। अब देखो, मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस करते हैं, अब यहाँ पर कर देते हैं हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। मतलब कि जो ऊपर के हैं स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल्स दे इजीली डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स, या स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट्स दे डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते, जिनमें कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये चारों आ जाएंगे। प्लैटिनम भी आता है इसमें, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। तो ये चारों के चारों हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं जहां पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वहां पर इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम को HCl के साथ में करेंगे, हो गया रिएक्शन। एल्यूमिनियम के साथ में क्या हो गया, किसी के साथ में भी करेंगे रिएक्शन होके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन गया। लेकिन सिल्वर और गोल्ड ये डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे है। कॉपर का HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, कॉपर अनरिएक्टिव मेटल है, जनरली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट एसिड्स के साथ में, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ में ये रिएक्ट कर जाता है। नाइट्रिक एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिएक्शन एसिड मेटल रिएक्शन नहीं होती, बल्कि क्या बन जाता है, ऑक्साइड्स बनते हैं नाइट्रोजन के इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगी, लिबरेट क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी आप लोगों को याद रखना है। रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, व्हेन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो बना देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। जैसे अगर कॉपर सल्फेट जिंक के साथ में रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, साथ में कॉपर निकलेगा। ये क्या है, ये सीधा साधा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ा था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितने भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल इट डिस्प्लेसेस द वीक मेटल। मतलब कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जैसे जिंक है, यहाँ पर Zn जिंक आता है यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, दिस इज Zn जिंक। जिंक नॉर्मली कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉपर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिमिलरली इज द केस विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। हाईली रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव। मेटल्स को जब हम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल क्लोराइड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। सीधी सी बात है कि जब भी मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और आयनिक कंपाउंड ही हमें मिलता है। तो सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन क्या बन गया, NaCl बन गया। इसी तरीके से नॉन मेटल्स को जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, नॉन मेटल्स का नॉन मेटल क्लोराइड बन जाएगा। अगर हम उसको करवाएंगे क्या बोलते हैं, सॉरी नॉन मेटल्स को हेलोजेंस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो बन जाएगा नॉन मेटल क्लोराइड। इसी तरीके से रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं मेटल्स की तो बनता है मेटल हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के ऊपर रखा गया है, तो ये हेलोजेंस की तरह से भी एक्ट करता है और ये एल्कली मेटल्स की तरह से भी एक्ट करता है। तो यहाँ पर सोडियम के साथ में हाइड्रोजन का रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन एक्ट कर रहा है एज हैलोजन एटम। तो यहाँ पर क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड की तरह से सोडियम हाइड्राइड। और अगर नॉन मेटल्स के साथ में करवाते हैं हम, सल्फर नॉन मेटल है तो बना देते हैं ये हाइड्राइड। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द दिस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया
कि मेटल्स जब भी नॉन मेटल्स के साथ में कंबाइन करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड बनता है बिकॉज देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो 281 हो गया। 1 क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन क्लोरीन क्या है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, क्या होगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम को डोनेट कर देगा, दान दे देगा। अब क्या हुआ, सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, 2 शेल रह गए, एक निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, खुद में सेटिस्फाई तो हो गया ये। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन को भी एक और मिल गया, तो ये बन गया 8। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने भी अटेन कर लिया। अब देखो, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज आ गया +1। सो क्लोरीन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज आ गया माइनस। तो अब जब भी हम लिखेंगे इसको तो हम इस तरीके से लिखेंगे, सोडियम आयन अ कैटायन एंड क्लोराइड आयन एंड एनायन। ठीक है, सॉल्ट बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से अगर हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाना है तो फॉर्मूला होता है हमारा MgCl2। सिंगल मैग्नीशियम के साथ में 2 क्लोरीन एटम अटैच है। 2 क्लोरीन एटम जो अटैच है, तब क्या करेंगे, एक क्लोरीन को, मैग्नीशियम का एटॉमिक जो नंबर है दैट इज 12 है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। हम क्या करेंगे, हम 2 क्लोरीन एटम को, एक को इधर अटैच कर देंगे, दूसरे को हम इधर अटैच कर देंगे। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं। सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना है टू ईच वन ऑफ द क्लोरीन एटम, क्योंकि हर दोनों क्लोरीन को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम एक एटम इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, और ये खुद में भी सेटिस्फाइड। एक शेल कम हो गया, लेकिन नोबल गैस इसको, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर लिया। अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, Mg2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। क्लोराइड आयन, क्योंकि सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है, पर है कितने क्लोराइड आयन, 2, तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, 2 क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन। यहाँ पर क्या बन जाएगा, Mg2+, 2Cl- और यह फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने कहा था ऐसे भी कर सकते हैं, और ये भी तरीका है, आप इस तरीके से भी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड का बना सकते हो। कैल्शियम को भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 क्लोरीन के साथ में अटैच है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन एटम को मिल गया। तब क्या बन गया, कैल्शियम ने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन दी है तो Ca2+ हो गया। क्लोराइड को, सिंगल क्लोरीन को सिंगल इलेक्ट्रॉन की नीड थी, तो एक माइनस, दूसरा माइनस। अब क्योंकि 2 क्लोरीन एटम है तो क्या बन जाएगा, Ca2+ 2Cl-, जैसे कि हमने यहाँ पर इस जगह पर दिखाया था। मैग्नीशियम की जगह हम सिंपल सा क्या लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे बस। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तब क्या होगा, ये दोनों अपना एक एक, दोनों ही मतलब इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा तो हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो Mg2+ प्लस ऑक्सीजन का 2-, ये निकल गया आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी physical and chemical properties of metals and non-metals and the ionic compounds। अब देखिए, अब इसके बाद में आ जाता है कि what are the properties of ionic compounds। ionic compounds की properties क्या है। तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड को लेके चले तो आयनिक कंपाउंड्स दे आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स दे हैव ग्रेटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड्स के बीच में, तो इसलिए आयनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, लेकिन ब्रिटल भी होते हैं, है ना। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट दे आर ब्रिटल, मतलब जल्दी टूट भी जाते हैं। ऐसे नहीं टूटते हैं, बॉन्ड नहीं टूटते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूटते हैं उनकी, लेकिन जन वैसे सॉफ्ट होते हैं। हम सोडियम क्लोराइड लेंगे तो क्या है, एक क्रिस्टल अगर हम उसका लें, या सोडियम क्लोराइड को एज ए सॉल्ट हम ले लें, या सोडियम क्लोराइड का पूरा कंपाउंड अगर हम पूरा का पूरा नमक का एक वो लेके चलते हैं तो क्या होता है, वो भी टूट जाता है, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, आसानी से टूट जाते हैं। बट अगर हम एक सिंगल क्रिस्टल लेके चलेंगे
तो उस सिंगल क्रिस्टल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसको तोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी की नीड होती है। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या है, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट कंपाउंड्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे आर जनरली डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, इन सब में सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करते हैं, जब वो पानी में डिजॉल्व होते हैं। अगर उनको हम सूखा रखें, नमक को अगर हम सूखा रख दें, सोडियम क्लोराइड को, और हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम उसमें वाटर की 2-3 ड्रॉप्स भी डाल देते हैं, 1 ड्रॉप भी डाल देंगे, और अगर हम अब करंट पास करेंगे तो करंट इजीली पास हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हुआ, जो वाटर डिजॉल्व हमने किया था, जिस पानी में हमने सॉल्ट को डिजॉल्व किया था, उसमें आयनाइजेशन हो गया, उसमें आयंस बन गए। आयंस कौन से बने, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। और ये जो आयंस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए ये आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. This happens because ions present in the solution of ionic compound facilitate the presence of passage of electricity by moving towards opposite electrodes. Ionic compounds conduct electricity in the molten state. So this is the property, these are the properties of ionic compounds which are very very important. आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जनरली एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। अब देखो, आयनिक कंपाउंड मैंने बता दिया। कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी हम यहाँ पर कर लेते हैं कि क्लोरीन क्या है। क्लोरीन गैस का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्लोरीन को सिंगल इलेक्ट्रॉन की नीड है, इस क्लोरीन को भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब क्योंकि Cl2 बनाना है हमें, क्या करेंगे, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। क्योंकि अगर इसने अपना एक दिया तो इसके पास तो 6 रह गए आउटर मोस्ट में, इसने दिया तो इसके पास में भी 6 रह गए। तब क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, क्लोरीन एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, नाउ द बॉन्ड इट इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हमने जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में इस सेशन में हमने क्या स्टडी किया। हमने स्टडी किया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और इसके अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंट एंड द आयनिक बॉन्ड। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या मेटलर्जी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, और जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को बता दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं।